अस्सलाम वालेकुम। इदारा नज़रिया पाकिस्तान के माय पाकिस्तान वेब टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हामिद वलीद। और बांग्लादेश में इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की बैनुल-अक़वामी अदालत है, जो कि मुकामी अदालत है लेकिन उसका नाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम्स रखा गया है, बांग्लादेश के अंदर ही है। उसने 78 साला साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मर्तकब करार देकर सज़ाए मौत सुना दी है, और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान ख़ान कमाल को भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम पर सज़ाए मौत सुनाई गई है। तो ये जो बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में ये कायम है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की बैनुल-अक़वामी अदालत के नाम से एक अदालत कायम है, जिसके अंदर बांग्लादेशी जज ही होते हैं। और उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की अदम मौजूदगी में, आपके इल्म में है कि वो भारत फ़रार हो चुकी हैं, जब उनके ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम ख़ास तौर पर तलबा की अपराइज़ हुई और वो उठ खड़े हुए और उन्होंने सही मानों में बांग्लादेश के ऐवान वज़ीर आज़म की ईंट से ईंट बजा दी थी। नाहिद इस्लाम एक नौजवान तालिब इल्म रहनुमा की क़यादत में ये सारे का सारा जो एक इनकलाब बर्पा हुआ बांग्लादेश के अंदर, और उनके ख़िलाफ़ उनकी अब गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया गया है। और जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए गए थे, और हसीना वाजिद को उम्र कैद और बगावत के दौरान कई अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई गई है। अदालत के अंदर जब ये सज़ाए मौत की सेंटेंस अनाउंस हुई तो वहाँ मौजूद हाज़रीन ने तालियां बजाईं और ख़ुशी के नारे लगाए। इसके अलावा ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा ने भी इस पर खुशी के साथ नारे लगाते हुए आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। हसीना वाजिद के बेटे और मुशीर जो मजीब वाजिद ने फ़ैसले से एक दिन कबल ये कहा था कि जब तक मुल्क में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत ना आ जाए जिसमें अवामी लीग की शिरकत हो, वो अपील नहीं करेंगे। अब 1 माह का पीरियड है हसीना वाजिद के पास इस सज़ा के ख़िलाफ़, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम इसके खिलाफ़ अपील भी नहीं करेंगे। जबकि भारत के हवाले से नाहिद इस्लाम का ये कहना है कि भारत को चाहिए कि शेख हसीना वाजिद को भारत जो है वो बांग्लादेश के हवाले करे, ताकि जो उनके ख़िलाफ़ सज़ाए मौत सुनाई गई है उस पर अमल दरामद हो सके। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि इल्ज़ाम नंबर 1 के मुताबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने लोगों को उकसाने वाला हुक्म देकर और ज़रूरी इक़दामात ना करके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है, और उन्होंने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मुहलक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म देकर इंसानियत के ख़िलाफ़ एक और जुर्म का इर्तिकाब किया। और इसी तरह से अदालत के जज ग़ुलाम मुर्तज़ा माजिद मौजमदार ने ढाका की भरी हुई अदालत में फ़ैसला पढ़कर सुनाया कि हसीना वाजिद 3 इल्ज़ामात में मुजरम पाई गई हैं, जिनमें उकसाना, कत्ल का हुक्म देना और मुज़ालम को रोकने में गफलत शामिल है, और फ़ैसला किया कि उन्हें सिर्फ़ एक सज़ा दी जाएगी और वो है मौत की सज़ा। जब ये अल्फाज जज ने कहे तो पूरे कमरा अदालत के अंदर लोगों ने तालियां बजाईं, और उन्होंने इस मौके पर बांग्लादेश उनके शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए। इसी तरह साबिक वज़ीर दाखिला को भी सज़ाए मौत ख़ुसूसी अदालत ने सुना दी है, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में करार दिया गया था कि गुज़श्ता साल 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के दौरान हुकूमत मुखालिफ जो मुज़ाहरे कर रहे थे तलबा, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से तकरीबन 1400 जो अफराद थे वो मारे गए थे, और डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी, हेलीकॉप्टर के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए फायरिंग हो रही थी, और बजाय इसके कि रबर की गोलियां चलाई जाती, लाठी चार्ज किया जाता मुज़ाहरीन को मुंतशिर करने के बजाय, इसके बरक्स और ये बरह रास्त शूट किया गया। और इल्ज़ाम ये था कि शेख हसीना वाजिद, उनके वज़ीर दाखिला और IG इन तीनों ने आपस में ये डिसाइड करके किया, और इस हवाले से जो उनकी आपस की ऑडियो कॉल्स हैं वो भी अदालत में पेश की गई। और कहा यह जाता है कि 1971 की आज़ादी की जंग के बाद बांग्लादेश में ये सबसे बदतरीन सियासी तशद्दुद था। हसीना वाजिद के हवाले से आपके इल्म में है कि उन्होंने जमात इस्लामी के कई ज़ोमा को, जिनकी उम्रें भी 80-80 बरस की हो चुकी थी, उनको सज़ाए मौत ना सिर्फ सुनवाई गई अदालत की जानब से, बल्कि उन्हें फांसियाँ भी लगा दी गई।
اس سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ موجود تھی، اور جب وہ ریزنٹمنٹ پک کر تیار ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے شیخ حسینہ واجد کو اپنے ہی جو محل تھا اس کے پچھلے دروازے سے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر بھارت وہاں جلا وطنی کے لیے فرار ہونا پڑا۔ تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 1971 کوئی بہت بڑا سانحہ تھا اور اس میں ان کے حقوق کی بات تھی، ایسا ہرگز کچھ نہیں تھا۔ یہ بات شیخ حسینہ واجد جس طرح سے بھارت چلی گئی ہیں فرار ہونے کے لیے، دنیا کے کسی اور ملک میں انہیں پناہ نہیں ملی، تو بھارت میں انہیں پناہ ملی، اور بھارت نے اپنی پراکسی کے طور پر انہیں وہاں بٹھایا ہوا تھا۔ بھارت وہاں پر حکومت تبدیل کر 15 برس سے پچھلے 15 برس سے شیخ حسینہ واجد وہاں پر بلا شرکت غیر اقتدار میں تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بھارت کی ایک پراکسی کے طور پر کام کر رہی تھیں، اور جو کچھ بھارت وہاں کہتا تھا اسی طرح سے وہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی تھی۔ لیکن اب جب کہ بھارت کی جو اجارہ داری پورے خطے کے اندر چیلنج ہوئی ہے، خاص طور پر جب سے اس کو ایک دھول چاٹنی پڑی ہے شکست کی، اس کے بعد سے سینیریو چینج ہونا شروع ہوا ہے، اور اس کے بھارت کے ارد گرد کے ممالک کے اندر اپرائز ہوئی ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، جس طرح سے بھارت ان ممالک کے اندر در اندازی کرتا ہے۔ تو بنگلہ دیش ایک ایسا کلاسک ایگزامپل بن کر سامنے آیا ہے جس کے اندر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے عوام کی امنگوں کی بجائے کسی اور ملک کی پراکسی کے طور پر اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد اپنے باپ کی طرح جس طرح سے اسے اس کے گھر کے دروازے پر گولیاں مار کر اسے قتل کر دیا گیا تھا، تو اسی طرح سے اب شیخ حسینہ واجد کا بھی وہی انجام ہو رہا ہے۔ گویا کہ جب آپ اپنے لوگوں سے، عوام سے غداری کرتے ہیں، اور جب آپ جھوٹی باتیں نعرے لگا کر دراصل عوام کو اکساتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور حقوق کے نام کے اوپر ایک علیحدہ ملک اپنا بنانے کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ سارے کا سارا منصوبہ، وہ ناپاک عزائم آج تشت ازبام ہوئے ہیں۔ اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑے اچھے دوستانہ مراسم ہیں، بھائی چارہ ہے، اور بہت سارے فرنٹس کے اوپر کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ ہمارا ایک بازو تھا جسے بھارت نے اور شیخ مجیب نے سازش کے ذریعے علیحدہ کیا تھا۔ 50 برس لگے اس سازش کو بے نقاب ہونے میں، لیکن وہ سازش بے نقاب ہو کر رہی ہے۔ شکریہ۔